वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1। और आपको मैं बता दूं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और आपको मैं बता दूं, ये जो सिलेबस चल रहा है FYUGP सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। पहले FYUGP जब से लागू हुआ है, इससे पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अभी जो है कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो इसी के तहत हम लोग जो है कि आज स्टार्ट करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाला है। तो आप लोग को अगर सही में सच में बहुत अच्छा नंबर गेन करना है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक्सेल करना है, एक्सेलेंट करना है अपने यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो आप जल्द से जल्द जो है कि एक्सेल टू एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सीरीज। यूनिट्स, जो यूनिट्स आप लोग का दिया गया है, जो पढ़ना है, ठीक ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हुआ, वो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है। इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया। ये यूनिट्स में डिवाइड्स है, 4 यूनिट्स में डिवाइड्स है सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, उनका सिलेबस, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है कि डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फादर कौन है, ठीक है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फादर ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कि फादर ऑफ डिफरेंशिएशन कौन है। आइजैक न्यूटन, जिनका जन्म जो है कि 1643 में हुआ था और डेथ 1727 में हुआ था। फिर गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज, जिनका जन्म 1646 में हुआ था और डेथ हुआ था 1716 में। तो ये हुआ आइजैक न्यूटन का राइट हैंड साइड में फोटो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कि कंट्रीब्यूट किया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। और ये हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड में गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है डिफरेंशिएशन में और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। तो आइए आगे का स्लाइड को यहाँ पर शो किया जाए। देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जो है कि आगे हम लोग कोर्स को मूव कर सकते हैं और अच्छा भी रहेगा। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको डेफिनेशन जानना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच एनी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि कोई भी फंक्शंस है, मान लीजिए सपोज कीजिए y इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए आप sin x है, या फिर y इक्वल्स टू आप मान के चल सकते हैं cos x है, y इक्वल्स टू आप मान के चल सकते हैं tan x है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप y इक्वल टू e टू द पावर x भी मान सकते हैं, y इक्वल टू log x भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो इन फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। पहले हम लोग क्या करते थे 11th-12th में कोई भी फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शंस हुआ, इनवर्स फंक्शंस हुआ, हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करते थे, जो कि HOD कहलाता था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाता था। तो हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम लोग इन्हीं फंक्शंस का, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे इनवर्स हो, कोई भी फंक्शंस हो, इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट पहले कर लेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, इस प्रकार से हम लोग चलते रहेगा एक सीरीज, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक प्रकार का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होने वाला है, जिसमें कोई भी फंक्शंस इन्वॉल्व हो सकता है। और वो फंक्शंस कैसे होंगे, वे फंक्शंस कैसे होंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब x के फंक्शंस होंगे, है ना। वो फंक्शंस कैसे होंगे, x के फंक्शंस होंगे, ठीक है ना, सॉरी, तो x के फंक्शंस होंगे। तो हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, फिर 4 बार करेंगे, फिर 5 बार करेंगे, इस प्रकार से हम लोग चलते रहेगा एक सीरीज। और इसको कहाँ तक जाके छोड़ना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद छोड़ना है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे की बातों को ध्यान देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। y इक्वल्स टू अगर e टू द पावर ax है बाबू, ठीक है ना, y इक्वल टू अगर e टू द पावर x है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट
differentiate both sides with respect to x, then we get, मतलब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, y1, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर हो जाएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है ना। फिर आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, अगेन डिफरेंशिएट both sides with respect to x, then we get। तो आप जब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, y2 होगा, क्या होगा, y2, और a तो ऑलरेडी है, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, है ना, और साथ में एक x का कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, x का कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा a, तो आपका क्या हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e टू द पावर ax। तो अभी आपने देखा, एक था तो पावर में एक है, दो था तो पावर में दो हुआ। इसी प्रकार से अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर से एक बार करेंगे तो क्या होगा, फिर से जब आप इसको करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से अगेन, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट both sides with respect to x, then we get। समझ पा रहे हैं ना। फिर से जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो क्या होगा, y2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, y3 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर a स्क्वायर ऑलरेडी है, अब हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है, तो a बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x। तो आपने देखा, एक था तो पावर में एक, दो था तो पावर में दो, और तीन था तो पावर में तीन। मतलब आप किसी भी फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर x का आप एक बार डिफरेंशिएशन किए तो पावर में एक आ गया, a का पावर एक, और दो बार किए तो a का पावर 2 आया, तीन बार किए तो a का पावर 3 आ गया। इसी प्रकार से डॉट 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 आप चलते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पोर्शन पे लिखते हैं। इसी प्रकार से आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिएगा, डॉट 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 डॉट, ये कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए, एक बार किए तो a का पावर 1 आया, दो बार किए तो a का पावर 2 आया, तीन बार किए तो a का पावर 3 आया। तो जब हम लोग n बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, a के पावर n आएगा, और e टू द पावर ax आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax। फिर से समझिएगा, हम एक बार डिफरेंशिएशन किए तो a का पावर 1 e टू द पावर x आया, दो बार किए तो क्या आया, a टू द पावर 2 e टू द पावर x आया, तीन बार किए तो क्या आया, a टू द पावर 3 और e टू द पावर x आया, और जब इसको n बार करेंगे तो a टू द पावर n आएगा, क्योंकि n है तो n, a का पावर n e टू द पावर x, एक है तो एक, दो है तो दो, दो है तो दो, और तीन है तो पावर में a का पावर 3। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, और आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन भी समझ में आ गया है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चला, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच एनी फंक्शंस, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग, जो कि किसका फंक्शंस है, x का फंक्शंस है, e टू द पावर x, यहाँ पर x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट किए n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए, एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, और तीन बार से हम लोग कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश किए। एक था तो पावर में एक, दो था तो पावर में दो, तीन था तो पावर में तीन, और n था बच्चों तो पावर में n हो गया। तो इससे आपको ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शंस को आप n टाइम्स उसका डेरिवेटिव निकालते हो तो उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा डेफिनेशन। अब आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आइए डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। और बहुत बच्चों को क्या होता है, डाउट रहता है कि सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो समझ ही गए हैं, हम लोग को थोड़ा सा रिकैप करा दीजिए क्लास 11th-12th का कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आइए यहाँ पर समझेंगे ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई कर्व है y इक्वल्स टू fx, ये हमारा कोई कर्व है, और इसी कर्व को एक पॉइंट काट रहा है, एक पॉइंट जिसको हम लोग टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं, और इसका नाम क्या है, टेंजेंट, T फॉर टेंजेंट, ठीक है ना। हम लोग क्या समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए x एक्सिस के साथ, ठीक है, इसका नाम देते हैं dy। क्यों सर dy नाम दीजिएगा, ये पूरा आपका क्या है, पूरा y है ना, पूरा y है, ये पूरा y एक्सिस है। तो छोटा सा पार्ट अगर इसको हम लोग क्रॉस करेंगे
छोटा सा पार्ट को काटेंगे तो dy हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, x है। इस छोटे से पार्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग सेक्शन करेंगे तो dx हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब जरा समझिएगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है बच्चों बताइए तो, टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, dy है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, एक्यूट एंगल, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर आपका dy है, और बेस कितना है बच्चों, तो dx है। बेस यहाँ से यहाँ तक, बेस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका dx हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि टेन थीटा बराबर किसके बराबर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो बाबू d बाई डी एक्स ऑफ वाई ही क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था। तो डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया कि डिफरेंशिएशन क्या है, टेन थीटा है, और टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टेन थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ज़्यादा होगा। जैसे टेन 90 का बात करें तो क्या होता है, टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। क्यों हो जाता है बताइए तो, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका प्लस 90 डिग्री है, ये आपका माइनस 90 डिग्री है। तो आपको मालूम होगा कि टेन 90 पर वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और ये एक असिम्पटोट्स बनता है जो कि इन्फिनिटी पे जाकर टच करता है, और यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, हाइपरबोलिक फंक्शंस बन रहा है जो कि इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा है। टेन 90 पर स्लोप क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखिए अभी क्या है स्लोप, ये कोई मतलब जो है कि ऐसा समझ लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पर स्लोप क्या है, अभी कम है। अभी क्या करेंगे, अगर हम इसको और छोटा कर दे, और छोटा कर दे, तो स्लोप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। देखिए स्लोप ज़्यादा हो गया, खड़ाई ज़्यादा हो गया। ये किसके और बढ़ रहा है, अगर अभी और कर देंगे, इसके और नज़दीक जाएंगे इसको लेकर के, तो ये किसके और जा रहा है, 90 के बराबर जा रहा है। तो जब 90 के बराबर एकदम चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप बहुत ज़्यादा हाइटेड हो जाएगा, मतलब स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा रहे तो इस सीढ़ी में चढ़ना आसान है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा रहे, ऐसा इसी को देख लेते हैं, ऐसा रहे तो इस सीढ़ी में चढ़ना थोड़ा इससे ज़्यादा तकलीफ होगा, इससे ज़्यादा इस थीटा 1 से, ये थीटा 1 से ज़्यादा तकलीफ थीटा 2 में होगा, फिर थीटा 2 से ज़्यादा तकलीफ आपका किसका होगा, थीटा 3 का तकलीफ होगा। फिर इसी प्रकार जैसे जैसे आप 90 के क्लोज आते जाएंगे तो आपको तकलीफ बढ़ते जाएगा। क्या होगा, तकलीफ बढ़ते जाएगा। यानी कि बूढ़ा बुजुर्ग अगर आदमी है तो वो कैसे चढ़ेगा, अगर सीढ़ी पूरा ऐसे है, ठीक है ना, तो ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर देख रहे हैं कि 1090 का वैल्यू हो रहा है, और 1090 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये क्या बन जा रहा है, एकदम खड़ाई वाला सीढ़ी बन जा रहा है जिसमें चढ़ना दूभर है ना। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो जवान लड़का तो चढ़ ही सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने क्या समझा, ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आइए हम लोग इसको इरेज करके थोड़ा से और भी चीजों को समझने का यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आइए तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को और मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करने से पहले आप ये चीज को लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, डी वाई, और बेस क्या हुआ, डी एक्स हुआ। यहाँ पर आपको समझ में आया क्या कि dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ये क्या है, इस टेंजेंट का ही ना स्लोप बता रहा है। ये dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। किस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर कटा होगा तो पॉइंट P होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो dy बाई डी एक्स क्या है, तो dy बाई डी एक्स मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहां पर, एट पॉइंट, कहां पर, x, y पर, और वो पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। P पॉइंट पर x, y कोऑर्डिनेट आ रहा है, जिस पे हमारा क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स मिल रहा है, और ये क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप है ना। dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट t, टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट t किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर, है ना, एट पॉइंट P पर स्लोप को बता रहा है। क्या बता रहा है, इस पॉइंट पर क्या बता रहा है, स्लोप को बतला रहा है। कौन, dy बाई डी एक्स। आई होप आपको डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, y इक्वल टू साइन एक्स है, ये पढ़ के आए हुए हैं आप लोग, लेकिन इसका रिकअप कराना बहुत जरूरी है। तो y का वैल्यू का साइन एक्स रखेंगे तो cos x हुआ डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स,
यहाँ पर x छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। आपको आई होप बातें समझ में आ रही होगी, और अगर आप ये सब पढ़ के आए हुए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं, और जो बच्चे ये सब भूल गए हैं वो सब एक बार रिमाइंड कर ले, ये सब देख ले। आइए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होगा, जस्ट इसमें नेगेटिव लगा देंगे, देखिए नेगेटिव लगा दिए। टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स x का क्या होगा, नेगेटिव लगा दीजिए और वही रहेगा। टेन इनवर्स x का जो रहता है उसमें सिर्फ नेगेटिव लगा दीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। कोई y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सर डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का जीरो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, एक बात समझिएगा, कोई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंजेस, है ना, चेंजेस। कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, वो अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तो हम कहेंगे मैथ्स के भाषा में कि उसका डेरिवेटिव जीरो है, उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, तो कहेंगे उसका डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो बदल नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं ना, जैसे 1 को किसी के पास 1 रुपया है तो क्या वो 2 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं ना होगा। अगर 1 रुपये का सिक्का है तो वो 2 रुपये में तो एकाएक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसी लिए कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, उसको वहाँ पर बिजनेस करना पड़ेगा उस 1 रुपया से। समझ पा रहे हैं ना, या 100 रुपया है तो उसको उससे बिजनेस करना पड़ेगा तब उसका बढ़ेगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो 1 रुपया उसके जेब में पड़े क्या 2 रुपया बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि वो कांस्टेंट चीज़ है। कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव जीरो होता है, मतलब वो बदलेगा नहीं 2 रुपया में। इसका मतलब उसको मैथ्स के भाषा में कैसे कहते हैं कि उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं ना, y इक्वल्स टू यू इंटू वी है और वेयर u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तब इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है, dy बाई dx करते हैं तो u को छोड़ते v को करते हैं डेरिवेटिव, प्लस v को छोड़ते u को डेरिवेटिव करते हैं। फिर नेक्स्ट है y इक्वल्स टू u बाई v है, उसका डेरिवेटिव ये होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। ये सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे क्योंकि आप लोग को मालूम होगा ये सब चीज़। ये नया टॉपिक आ रहा है, ये आप याद कीजिएगा क्योंकि ये काम में आएगा बहुत। हाइपरबोलिक फंक्शंस का फार्मूला, जैसे साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होता है। कॉस हाइपरबोलिक x का क्या होता है, e टू द पावर x, यहाँ पर माइनस है जस्ट, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। टेन हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सेक हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x, फिर कॉसेक हाइपरबोलिक x का 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये क्या है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे आप ये चीज़ों को, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। आइए LHS ले लेते हैं सबसे पहले, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हम कॉस का क्या फार्मूला जानते हैं, e टू दी पावर x, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर आप देख लीजिए पिछले स्लाइड में तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2। मैं वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा देखिए। कॉस हाइपरबोलिक x का e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 2 लिखा मैंने, और माइनस लिखा, और e टू दी पावर x का यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला लिख करके उसका स्क्वायर करना है, साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला लिख करके उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस फिर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का पावर 2 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर e टू दी पावर x का स्क्वायर करेंगे तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 2a और b है ना r प्लस b स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 2x। समझ पा रहे हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x का e टू दी पावर 2x हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन का क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है ना, a टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x माइनस 2a बोले तो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस x, अब प्लस b स्क्वायर, b बोले तो e टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर, है ना, ये b है तो a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़े a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, अब जरा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
e टू द पावर 2x हुआ प्लस 2 हुआ और e टू द पावर x, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा समझिएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुड़ जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस एक्स मतलब e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले इंटू का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस e टू द पावर माइनस 2x है वो भी लिख दीजिए और नीचे में क्या हो गया 4 और यहाँ पर माइनस ऊपर में क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x, यहाँ पर माइनस 2 क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, अब प्लस e टू द पावर माइनस का 2x हो गया, अब नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग व्हाइट पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है ना। ऊपर में क्या मेरा बचा e टू द पावर 2x है ना, लिख लेता हूँ मैं e टू द पावर 2x, फिर प्लस का 2 बचा, अब प्लस का e टू द पावर माइनस 2x बचा, उसको भी लिख लीजिए e टू द पावर माइनस 2x। अब बीच में माइनस है, ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है ना। फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा बोलिए तो माइनस अब प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, माइनस अब प्लस माइनस e टू द पावर माइनस का 2x। अब जरा देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, ये e टू द पावर 2x है प्लस में और e टू द पावर माइनस 2x है प्लस में ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, e टू द पावर माइनस 2x है प्लस में और माइनस e टू द पावर माइनस 2x है नेगेटिव में, तो ये दोनों का कट गया आपस में और ये 2 है और ये 2 है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 और नीचे में क्या हो जाएगा ऑलरेडी 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने क्या लेकर के चला था LHS लेकर के चला था और RHS मेरा प्रूफ हो गया 1, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं इसके बाद सीधा ऊपर गया यहाँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। यहाँ पर हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन का 2 है ना। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है और यहाँ पर माइनस का माइनस और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, वो बाहर आ जाएगा तो -1 बाहर आ जाएगा और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 e टू द पावर x और माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता था कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो आपने देखा साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। इसी प्रकार से आइए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का देख लेते हैं क्या होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स को लिख सकते हैं e टू द पावर x, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन का 2। तो अगर यहाँ पर किया जाए तो 1/2 बाहर हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा और e टू द पावर माइनस एक्स का x का कोफिशिएंट -1 बाहर आ जाएगा इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको मालूम है 1/2 e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस का x, ये किसका फॉर्मूला होता था याद है, साइन हाइपरबोलिक x। क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x, इसका फॉर्मूला क्या होता था साइन हाइपरबोलिक x। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा चाह रहा हूँ समझिएगा, यहाँ पर 1 है सिर्फ, नहीं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना, ऊपर में 1 है, 1/2 है और e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस का माइनस और e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, मतलब e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव किए तो प्लस था तो x का कोफिशिएंट -1 बाहर आ गया, ठीक है ना, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 हुआ और इसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो आई होप आपको समझ में आया कि कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x होता है, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक x होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक x का बात किया गया है, तो टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक x और अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकता हूँ ना। तो टेन का डेरिवेटिव यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो d बाई डी एक्स है ना, डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा v का फंक्शन का नीचे में v का स्क्वायर हो जाता है, ऊपर में v फंक्शन को छोड़ देते हैं कॉस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है अभी देखा कॉस हाइपरबोलिक x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक x, अब बीच में माइनस होता था याद है। अब साइन हाइपरबोलिक x को देखिए फिर से एक बार समझिएगा, कॉस हाइपरबोलिक x का स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक x को ऊपर लेके जाके छोड़ दिए, v को छोड़ देते थे और साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक x। अब फिर साइन हाइपरबोलिक x को छोड़ देंगे हम लोग और किसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x। फिर से एक बार समझ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर हो जाता है नीचे में v, देखिए
भाई मेरे अगर u बाई वी फंक्शन होता है तो नीचे में क्या होता है, वी स्क्वायर होता था, वी ऊपर में छोड़ करके u को x के रिस्पेक्ट में माइनस u को छोड़ करके v को x के रिस्पेक्ट में, यही ना करते थे क्वोशंट फंक्शन। क्वोशंट फंक्शन का डेरिवेटिव यही ना होता था, क्वोशंट फंक्शन का डेरिवेटिव यही ना होता था। समझ पा रहे हैं ना, वी स्क्वायर नीचे v का स्क्वायर यानी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ऊपर में कॉस हाइपरबोलिक x को छोड़ दिया मैंने, और साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x बीच में माइनस, फिर साइन हाइपरबोलिक x को छोड़ दिया मैंने, नीचे में कॉस है तो कॉस हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक x होता है। अब क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया, नीचे में क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया। और आपको अभी भी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाया कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, और नीचे में क्या है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप ये देख सकते हो, देखो देखो यहाँ पर क्या है, इससे पहले आइडेंटिटी बताया था मैंने, देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है ना, तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अपोन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आया तो उसका वैल्यू ऊपर का 1 हो गया और नीचे का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो गया। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। यानी कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं कुछ फार्मूलाज। आज जो है कि इंट्रोडक्शन क्लास ही होने जा रहा है, हो रहा है कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा एकदम हाई लेवल पर बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस, ये फार्मूला आपको मालूम है 2 sin a इंटू कॉस बी का ये होता है, 2 cos a इंटू साइन बी का ये होता है। ये आप देख लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब काम आएगा आगे। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड एंगल फार्मूला, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका कंपाउंड एंगल, है ना, कंपाउंड एंगल फार्मूला का वहाँ तक हम लोग 7 तक बताए थे ना, 6 तक बताए थे। अब देखिए ये 7 से स्टार्ट हुआ 11 तक। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड एंगल फार्मूला का 12 से लेकर के 15 तक। फिर आपका जो है कि मल्टीपल एंगल फार्मूला है, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर आपका मल्टीपल एंगल फार्मूलाज का फिर नेक्स्ट सेक्शन आप ये भी नोट कर लीजिए। 1 मिनट, ये नोट किए ना, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो अच्छा, बाय द वे अगर किसी का छूट जाए तो उसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है, सब मल्टीपल एंगल्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है सब मल्टीपल एंगल्स का सेकंड सेक्शन, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कुछ हम आपको समझाने जा रहे हैं इस स्लाइड के अंतर्गत। देखिए बच्चों, ये आपका 0 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पर π/2 एंगल बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, पाई एंगल बनता है 180, और यहाँ पर 3π/2 यानी कि 270, और यहाँ पर फिर से घूम के आएंगे तो 2π बनेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो किससे छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, और 90 से छोटा होगा या फिर 90 के इक्वल होगा। यहाँ पर जो बनने जा रहा है वो जो थीटा बनेगा इस जगह पर, इतना पूरा इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एंगल बनने जा रहा है वो क्या हो रहा है, आपका 90 है, यानी कि 90 है या फिर 90 से बड़ा है, या फिर 180 है या फिर 180 से छोटा है। यहाँ पर जो थीटा बनने जा रहा है वो आपका 180 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कि 270 से छोटा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो बनेगा थीटा एंगल वो क्या होगा, 3π/2 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा, तो 2π के इक्वल हो भी सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। 2π मतलब 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में आपके काम आएंगे। यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, वहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक।
तो कैसे याद करेंगे आप? ए ऑल स्टूडेंट, ए और यहां पर एस, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सी फॉर कॉलेज, तो सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं। आप लोग को मालूम होगा, ये सब चीज आप पढ़े हुए होंगे, है ना, पहले से। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो बोलिए, है ना। अच्छा, यहां पर जो एंगल बन सकता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा एंगल। मतलब ये 90 का एंगल हुआ तो 90 से कम एंगल बन सकता है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री प्लस थीटा। ये सब भी आप लोग नोट करते जाओ। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री अब प्लस थीटा। और इस जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? इस जगह पर 270 डिग्री प्लस का थीटा। एंगल समझ पा रहे हो ना? ठीक है। और इस जगह पर क्या होगा बच्चों? तो 270 लास्ट बन रहा है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 270 में से 270 डिग्री माइनस थीटा बनेगा एंगल, मतलब 270 से कम एंगल बन सकता है इधर थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? 270 डिग्री प्लस थीटा बन सकता है। और यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया तो 360 डिग्री यहाँ तक जाएगा, टच करेगा तो ये पूरा टच करेगा तो 360 बनेगा यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री माइनस का थीटा बन रहा है। ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले क्लासेस में काम आएंगी। क्योंकि कहीं भी हम लोग जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस होगा, फिर कॉस को चेंज करेंगे किसमें? प्राइमरी फंक्शन में, साइन 90 प्लस थीटा, तो उस समय काम आएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये सब बातें तो समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड और कुछ नहीं है, यहीं से हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। और फिर से एक बार जो है कि दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन, वंदन, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पढ़ा और पढ़ाई की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और तभी जाकर के हम लोग को मोटिवेट मिलते रहेगी। और आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले समय में हम आप सभी को क्या करेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि लेक्चर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही नहीं, हम लोग का 100% प्रयास होगा। सिर्फ अगर आप एक बार ठान लें कि आपको एक्सीलेंट रिजल्ट करना है तो जुड़ जाइए एक्सेल टू एक्सीलेंस के साथ और बना दीजिए अपने सपने को साकार। धन्यवाद।